बहुत प्रणाम करता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। और मैं सच में मेरा ये इस तरीके के सब जितने हैं यहाँ सब बुद्धिजीवी हैं, और मैं जानता हूँ कि जो थिएटर को प्यार करते हैं वो कहीं न कहीं बहुत अंदर से प्योर होते हैं, जी। और हम लोग गंधर्व हैं। और जो आदमी अगर अकेले में बोलते हैं कि अपने व्यक्तित्व में एक लाइन भी अगर बाथरूम में भी मन से गुनगुना लेता है तो वो गंधर्व की श्रेणी में आता है। गंधर्व जो है वो हमेशा गंध देता है, गंध में भी कला जो है वो सुगंध पैदा करती है। इसलिए हम लोग कोई जाति धर्म दुनिया में जो आदमी जिसके अंदर कला है और जो कला की इज्जत करता है, कला को सिर्फ सुनता है, भले ही गाने के रूप में क्यों ना, जैसे कभी गुनगुनाने लगते हैं तो कला डर में भी साथ देती है। तो जब रात में आप जाते हो और अगर बहुत जंगल जैसा हो, सन्नाटा हो, तो और अगर आप अकेले हो, आपको डर लग रहा है, तो वहां कोई साथ नहीं होती, वहां कला साथ होती। आप गाने लग जाते हैं। अब आप गाने लगते हैं। तो कला परछाई की तरह हम लोगों के साथ में है, और हम सब इस गंधर्व लोग जो हैं इस बात को बहुत प्राउड फील करते हैं। जी। सर, आप में आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात है कि आप हम सबके अपने से लगते हैं। कल आपने फिर वो दिया नहीं मुझे सोनाक्षी का। अरे भैया, अपने आपको ये कौन चिल्ला रहा है? सर माफी चाहती हूँ। तो मेला लगा है आज। तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ इनसे हमारे सबसे पर्सनल रिश्ते हैं, बच्चे से लेके इनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, और ये हमारी पर्सनल आप लोगों के आशीर्वाद की कमाई है। देखिए, मैं इतनी क्लास करती हूँ लेकिन मेरा बेटा उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज देखिए आपको सुनने के लिए सब छोड़ छाड़ के वो यहाँ चिपक के बैठा हुआ है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी बच्चे, नमस्कार बेटा, जितने भी सबको ढेर सारी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सर, आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा खिंचाव है या जैसा मैं अभी बात कर रही थी कि आप हमारे सबके अपने से लगते हैं, मतलब हमें लगता है कि राजपाल यादव मतलब हमारा कोई बंदा, हमारा परिवार, हमारा घर का सदस्य। आपके चेहरे पे जो एक बचपना है, आपके चेहरे पर जो एक मासूमियत है, वो मैंने कई बार अनुभव किया कि आपको देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी दुखी नहीं रह सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात कही आपने, अद्वितीय कलाकार हैं। नहीं, ये मैं सिर्फ एक गीतांजलि जी और भैया जी एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि बच्चे होने में कम से कम इस बात का अनुभव रहता है कि आप सोच तो रहे हैं, क्योंकि बच्चा ही सोच सकता है, करते तो बड़े हैं। अब जैसे किसी के भी जब होटल में हो या अपने घर में हूं, अगर कोई आदमी सुबह को बोल दे कि ये कचरे वाला आया है, तो अपने आप अगर नींद में भी रहूंगा तो उसको डांट दूंगा कि ये कचरे वाला कैसे हो सकता है, कचरे वाले तो हम है, वो तो सफाई वाला है। तो क्या बात। अच्छा, अब कोई बोल देता है ड्राइवर को बुलाओ, तो पता नहीं हम लोग तो अब जो हर आदमी अपने अपने एक समुदाय में एक किसी पक्षी भी है, वो अब कहीं न कहीं अपनी योनि में पैदा होते हैं। तो हम तो उस खानदान में पैदा हो गए जिस खानदान, क्योंकि जन्म और मरण आपके बस में है नहीं, कि अगर यादव वंश में पैदा हो गए तो मैंने तो बचपन में सुना था कि अंश को जो पूछता है वो उससे वंश बनता है, और जो हर वंश को पूछता है वो यदुवंश होता है। इसीलिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु लोगों ने बोला है। तो जहां पे ये जीवन के प्रति कंफ्यूज प्रश्न के रूप में, प्रश्नों के उत्तर देने के रूप में जहां सारथी बन के भगवान कृष्ण ने जिसका रथ चलाया हो, तो आधुनिक जीवन में फैक्ट्री तक जाने के लिए या शूटिंग करने जाने के लिए या दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ड्राइवर कैसे हो सकता है? वो तो गाड़ी मास्टर है। अगर 3 करोड़ की भी गाड़ी है तो जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो मास्टर है कि मैं मास्टर हूँ। लेकिन हमारे देश में या दुनिया में बोला मास्टर उसको जाता है जो पीछे बैठता है, और जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर बोला जाता है। ये हमें कॉम्बिनेशन एक कलाकार के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई, हमें लगता है कि अपने हिंदुस्तान में 120 करोड़ मास्टर्स रहते हैं, उनको मिडिल क्लास के
कॉम्प्लेक्स में हमने डाल के रखा हुआ है कि मिडिल क्लास, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास। कोई गाड़ी मास्टर है, कोई कपड़ा मास्टर है, कोई दर्जी मास्टर है, कोई सिलाई मास्टर है, कोई जो है लिखाई मास्टर है, उसमें लिखाई मास्टर भी आते हैं, उसमें कढ़ाई मास्टर भी आते हैं, उसमें इंजन के हैंड पंप से लेके और पायलट जो मतलब प्लेन तक चलाते हैं, ये सब हमारे बीच के सब मास्टर्स हैं। तो 120 करोड़ लोगों से मेरी आपके माध्यम से मुझे एक कभी जीवन में इसका रिस्पांस नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई लगे तो कोरोना काल के बाद में अपने आप को इस क्लास से मुक्त कर दीजिए, बंधन मुक्त, बंधन युक्त। जी जी मास्टर बनिए सब लोग, क्योंकि जो देश चलाता है उसके पास भी, जो प्रदेश चलाता है उसके पास भी, और जो रिक्शा चलाता है किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा, जो हाथों द्वारा बनाई हुई गाड़ी है उसमें एक स्टेपनी मिल जाती है, लेकिन पता नहीं किस चित्रकार ने ये शरीर बना दिया, उसके कोई दूसरी, जिस दिन नेटवर्क फेल यानी फेल, कोई दूसरी स्टेफनी नहीं है। तो फिर जब बनाए हुए, तो वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल सुपर ह्यूमन बींग्स। हमें सुपर ह्यूमन बनना है। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, ना कला में, ना नाटक में, ना सिनेमा में, ना गाड़ी चलाने में। हमें समय चाहिए और हमें धैर्य चाहिए। हमें धैर्य चाहिए, हमें समय चाहिए, और धैर्य जो है, धैर्य से बड़ा कोई ध्यान नहीं है, और प्रतीक्षा से अच्छा कोई प्रार्थना नहीं है। प्रतीक्षा करिए, धैर्य से बिल्कुल रहिए। हम ही में से लाखों राजपाल यादव बैठे हुए हैं, हम इस लाखों गीतांजलि बैठी हूँ, हम ही लाखों जयंता बैठे हुए हैं, हमारे सब अग्रज बैठे हैं, इन्हीं में से सेंचुरियां बनी है, इन्हीं में से चार्ली चैपलिन साहब हुए हैं, इन्हीं में से ट्रंप पैदा हुए हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कुछ एक्स्ट्रा लाया हो या एक भी दाना लेके जाएगा। जब कुछ लेके ही नहीं जाना है तो फिर तो और तो डर खत्म कि वो यार मरने के बाद वो बहुत ले गया, मैं छोटा न पड़ जाऊं। जब ये पता ही है कि एक मोहल्ले में 20 महल बनवा सकते हो, लेकिन अंतिम सत्य सबको कि एक दाना भी, एक अंगूठी भी नहीं जानी है, तब तो और भी ज्यादा मास्टर्स बनने की जरूरत है कि जब कुछ लेके ही नहीं जाना है तो फिर डरना क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ यदि हम लोग एक रात और दिन दोनों मिलाकर 8 दिन तक की भी साथ में बैठे और बात करें तो मेरे ख्याल से कम हो, क्योंकि आज मेरी बात किसी को गलत लगे तो ये मेरे विचार हैं, इसमें किसी को नुकसान नहीं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को ऐसा लगे कि राजपाल खामखा के प्रवचन दे रहे हैं। नहीं प्रवचन नहीं है, ये राजपाल की पाठशाला है। अगर इसको आप अपनाओगे नहीं तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपना लोगे तो आज से ही अगर मास्टर कहना शुरू कर दोगे तो गीतांजलि 1 महीने बाद मिलेंगे, आपके कॉन्फिडेंस से बात करेंगे कि नहीं, आई एम सुपर ह्यूमन एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम सुपर क्लास। ये अगर रोटी, कपड़ा, आटा और बिजली, पानी, सड़क से कला को अगर कहीं बांध दिया होता तो कला तो अभी हजारों साल पहले मतलब विलुप्त हो चुकी होती। लेकिन कला जहां जहां जब जितनी बिखरती है चने की तरह, उतनी ही आसमान तक निखरती है। तो पहले तो कला, और उसमें सबसे पहले हमारे कला प्रेमियों को, साहित्यकारों को, सबको एक साथ कंपेन करना चाहिए कि हमारे देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं या 150 करोड़ लोग हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, जैसे इंग्लैंड के आदमी को कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा ये नाम है और मेरे पास भी ये जो है बॉडी है और मेरे पास भी जीने का तरीका है, मैं किसी के साथ काम कर सकता हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं। गुलाम तो एक ही वाले का हूं जिसने आंखें बनाई। बस इतनी फीलिंग अंदर अंदर करते रहोगे तो हमें लगता है कि वो प्रतीक्षा प्रार्थना में पलट के और वो ही आपके सामने दिखने लगेगा। और मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करो कि किसी भी तरीके की अगर जीवन की जो प्रॉब्लम जिसको लोग बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम जब तक रहेगी तब तक कला की श्रेणी में आप आ ही नहीं सकते। हम शाम को देखेंगे ना, हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ जरूर कला में ऐसा होता है कि हम सबसे अच्छा खाना खा सकते हैं। जहां डुगडुगी बजाएंगे उसी सड़क पे 5000 लोगों का खाना हम लोग नुक्कड़ नाटक करके इकट्ठा कर सकते हैं। इतनी विभूतियां अपने सामने बैठी हुई हैं। सर बहुत धन्यवाद।
मैं तो Thank you so बहुत much. अभिभूत हूँ आपको देख के, आपको सुन के, 2-3 दिन से जो हम लोग बातें कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, दद्दा जी का रोल जो आपके जीवन में है, यदि आप उचित समझे तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि देखिए, जी बहुत अच्छी बात आपने की कि मैं अपने कक्षा 1 से लेके, और किसी ने अगर मुझे चाहे एक क्लास में भी पढ़ाया हो तो मैं अपने वो कक्षा 1 से लेके और जितने भी हमारी जिंदगी में टीचर्स आए, चाहे वो नेपथ्य के लिए आए हों और चाहे वो मंच के लिए आए हों, चाहे मंच सज्जा के लिए आए हों, चाहे मुख सज्जा के लिए आए हों, चाहे वस्त्र सज्जा के लिए आए हों, और तो सबका एक भी डायलॉग बोलने की जो भी स्क्रिप्ट से लेके एक नाटक करने के लिए एक सुई लगाने वाले से लेकर जी और तबला बजाने वाले तक, जी जितने लोगों ने हमें हमारी जिंदगी में, वो चाहे हमसे 10 साल छोटा हुआ हो, उसने भी कहीं न कहीं टीचर का काम किया। तो मैं उन सारे टीचरों को जी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन सब टीचरों की वजह से लगभग रिलीज अनरिलीज सब मिला के लगभग 200 फिल्में करने का सौभाग्य मिला है। तो उन सब निर्देशकों को मिला लिया जाए तो रियल लाइफ का जो निर्देशक है वो हमारे श्री श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी, जिन्होंने 99 में हमने उनसे दीक्षा ली थी, और मैं उनका पर्सनल इसलिए फैन बना क्योंकि हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे। जी लेकिन हमने साईं बाबा साहब को नहीं देखा, हमने कबीर दास साहब को नहीं देखा, हमने तुलसीदास साहब को नहीं देखा। लेकिन एक बोलते हैं कि जहां सर्व समाज, जहां सर्व संभाव, जहां एक मुंह ढकने वाली हमारे उन यज्ञों में राष्ट्र कल्याण के निमित्त विश्व कल्याण की लालसा, और उसमें कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का की जाति नहीं जानता, इवन आधे लोगों में से आधे लोग किसी का नाम नहीं जानते, और उसमें हिंदुस्तान भी उस स्थान पे, भारत भी उसी स्थान पे, और इंडिया भी उसी स्थान पे। इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान तीनों का कॉम्बिनेशन, जिसको चाहे जहां जो चाहे पूजा कर सकता है। हमने सुना कि वहां पे ये होता था, वहां पे ये लोग पूजा नहीं करने जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते, सामाजिक बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी जो है बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। लेकिन परम पूजनीय ये जयंत भाई, इन्होंने खुद उसके हिस्सा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई और बैठे हुए हैं। दद्दा जी ने इस संसार के उन सारे नियमों को एक सर्व सामाजिक सर्व संभाव की श्रेणी में ला दिया, जहां पे कोई भी आदमी किसी के साथ भोजन कर सकता है, और कोई किसी के साथ शिवलिंग बना सकता है देश के कल्याण के लिए, और कोई किसी के साथ परिक्रमा लगा सकता है, और कोई भी किसी के साथ बैठ के अपने देश और अपने परिवार और अपने समाज के लिए 5 आहुतियां यज्ञ रूपी हवन रूपी कर सकता है। इतना बड़ा चेंज मैंने किसी भी संसार में किसी भी महापुरुष में नहीं देखे, कि जितनी भी हमने कि वो उसके मंदिर में नहीं जाने देते थे, वो उसके मंदिर में नहीं जाने, वो कहते तू इस जाति का है, या वो जो भी अपनी अंधविश्वास रूपी जो पूरे देश या दुनिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे साहित्य भी, क्रांतियां भी हुई, और बहुत सारे मनभेद भी हुए, बहुत सारे मतभेद भी हुए जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन उन मतभेदों को एक मंच पे सरोकार पूरा एक, जहां पे 250 नागा बैठे हो, और जहां पे 50,000 जनता बैठी हो, और जहां पे चित्रकूट धाम में वो वहां के सब लोग ये बोल रहे थे कि पूरे चित्रकूट में आज तक चित्रकूट के इतिहास में नहीं कि सारे अखाड़े एक मंच बैठ के और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। तो राजपाल यादव अभिनेता के साथ में एक तरफ हम रील कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम रियल जी रहे हैं, तो मुझे उसके लिए कभी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, कभी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि है। आज दद्दा जी नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में जो दद्दा जी ने हमें पढ़ा दिया, इस जन्म क्या हम अगर 100 जन्म भी ले ले तो भी हमारे लिए सीखने के लिए काफी है। एक अहंकार की छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे गीतांजलि जी की बोलते हैं कि अहंकार आज पूरी दुनिया की एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। जी बिल्कुल।
जहां पे, और मौत को सबसे डर, मौत से डर सबको लगता है, चाहे सातों समंदर के कोई भी देश हो, हर आदमी मिसाइल लेके घूम रहा है कि 1400 साल तक घास भी नहीं जमेगी। लेकिन अहंकार में हम लोग सब डूबे हुए हैं, पावर में अभी भी नहीं इस बात को सीख रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी लाइन से कितना बढ़िया उन्होंने, हमने पूछा हमने अहंकार कैसे जाए, जी तो बोले अहंकारी बनो, लेकिन अपने से बड़े से अहंकारी के बारे में सोच लो। जैसे बोलते हैं कि जब बड़े होते हो ना, जी अब बोले कि मैं इतने कुंटल गेहूं उगाता हूं, तो मैं अपने जो 100 कुंटल उगाता है, आप 10 कुंटल उगाते हो, तो आप जब 100 कुंटल वाले को सोच लोगे जी तो आपको अपनी औकात पता लग जाएगी। बिल्कुल सर। तो बोले कि जब आप अहंकारी हो, आपके अहंकारी बनो, बढ़िया बात है, बढ़िया है। जी जी लेकिन अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो अगर उनसे बड़े अहंकारी बन पाओ तो जाओ अहंकार की दिशा में, नहीं तो अपनी औकात समझ लो कि जब ये नहीं बचे तो हमारी तो क्या हम औकात है। जी जी तो जब हम, अगर अहंकार हमारा मिशन नहीं हो सकता, जी लेकिन एक जरूर है कि कला ने योग का, हमेशा कला योग होता है, और योग हमेशा जोड़ को जन्म देता है। और जहाँ जोड़ होता है वहीं जड़ होती है, और जहाँ जड़ होती है वो जितना ऊपर पेड़ दिखता है उससे 100 गुना नीचे होता है। तो कला जो है वो मशीनी युग का युग है, और कला जो है भावनाओं का युग है, लेकिन कला प्रयोग का युग है। इस प्रयोग को, इस युग का प्रणाम करें और अपनी अपने कला को पहचानें। हमें लगता है कि एक हमसे बंदा बोला, यार राजपाल तुम तो अच्छा बोलते हो और बहुत बोलते हो। हमने, नहीं मैं बचपन से ऐसे बोलता था, आज आपने सुना। सर तो मैं हेलो 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 जी सर मैं जानती हूँ कि अभी आज यहाँ जितने भी आए हैं वो सभी आपको देखना और सुनना चाहते हैं, उनकी पहली चॉइस आप है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जितने भी आए इनसे एक एक छोटे छोटे सवाल लेकर आप इनसे बात कर ले। जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे इन्हें भी सबको वैसी गुड फील आए हैं। तो मैं सबसे नहीं, अनुरोध करूंगी कि अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करें और बहुत बड़े और उलझे हुए सवाल ना पूछते हुए छोटे सवाल पूछें, जिससे सभी लोगों को मौका मिले और सब जन उनसे बात कर सके। थैंक यू। कठिन सवाल मत पूछना प्लीज। जी चलिए फटाफट पूछिए, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं एक अपने सवाल का उत्तर दे देता हूँ जयंत भैया। जी ये जब लोग बोलते थे कि राजपाल की पाठशाला क्या है, तो हम ये कहते थे आप चिंता मत करो कि अगर बैठ के भी 1-2 घंटे आपसे डिस्कस करेंगे, यही पाठशाला है। बिल्कुल हम सर। चाहते हैं कि इसमें अपनी जड़ें मजबूत हो। हमें तने तो अपने पास लाखों हैं, जी वो जड़ वाले को उसमें सिर्फ अपनी पात्रता निभानी है, पात्रता की सहभागिता निभानी है। जी जी राजपाल जी नमस्कार। होगा कि म्यूट पे नमस्कार भैया। मैं दतिया मध्य प्रदेश से आपका तो ये तो- स्वागत करता हूँ पीताम्बरा पीठ ये से। ये तो मैं म्यूट करा दिया आपके गुरु भाई हूँ। जय पीताम्बरा माई, जय पीताम्बरा माई। एक हमने तो हमारी बात यज्ञ भी किए हैं वहां पे। अंजलि, दतिया में आप- गीतांजलि, सबको म्यूट करना, तो कर सब दिया लोग सब। ओपन हो गया। एक मिनट, नहीं, मैंने किसी को ओपन नहीं किया, सबने एक साथ अपने आप नहीं, को सबको म्यूट, हाँ सबको म्यूट प्लीज। करो। यदि कोई नहीं तो एक जन कल- बोल नहीं तो रहा मैं- है एक एक करके बोलने ही कहा था। एक हाँ, मिनट बोलिए, सब लोग भैया वाले भाई साहब बोले। सबको म्यूट करो, जी पहले म्यूट करो। जी कर दिया मैंने, सबको म्यूट कर दिया है। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। एक मिनट, सब लोग ओपन है। हाँ एक एक जन करिए ना, नहीं तो किसी की बातचीत ही नहीं हो पाएगी दोस्त। मैं भी यही आपसे कोई मतलब दरख्वास्त नहीं। कर रही हूँ कि सबको म्यूट, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। कोई एक बोल रहा है तो रुक जाइए, उसका इंतजार करिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप अपने आप वो को। भी बोलते हैं, जी चलिए। मुश्किल हो जाएगा। आलोक जी आप अपनी बात जल्दी से रखिए। या तो तुम यहाँ पे चैट पे मंगाओ जी नाम और फिर उसको पढ़ते जाओ, तो उन लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन जैन जी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ। मैं राजपाल यादव जी आपका स्वागत करता हूँ दतिया नहीं, मध्य प्रदेश से। अशोक जी, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। अब बहुत सारे लोग ओपन रहते हैं, फिर आपके ऊपर ओवरलैप होगा, ना आप पूछ पाएंगे, ना दूसरा कोई पूछ पाएगा, ना सेशन ठीक से चल पाएगा। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ सर जैसे बोलिए। आपने ओपन किया तो अपन 1 मिनट बैठ जाते हैं, सेट कर लो, कहीं कोई हाँ, जल्दबाजी में कहीं बारिश नहीं आ रही। तुम सब पे गीतांजलि ये चैट पे नाम मंगाओ। ओके सर, मैं आप अपना नाम भेजिए। भेजिए। शुरुआत कर लो, अशोक जी से शुरुआत कर लो। अशोक जी से, हाँ, उनसे शुरू कर लो। आलोक जी आप बोलिए। अशोक जी से शुरू कर लो। अशोक जी से शुरू कर लो।
जी सर, डॉक्टर आलोक सोनी, दतिया पीताम्बरा पीठ से। हाँ, अरे भैया जय श्री कृष्ण, जय पीताम्बरा माई, जय श्री बढ़िया कृष्ण। दोस्त हाँ, यज्ञ भी किए थे। हाँ, ये एक निवेदन करना चाह रहा था कि कोच में 21, 22, 23 तारीख को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, सर जिसमें ये हाँ, बातें आपके यहाँ नहीं ऑनलाइन करे सर। हम नहीं, कोई चाहते हैं बात कि नहीं, आप इनविटेशन उसमें आप फेसबुक पर हमें आप आए, एक दिन आप समय दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर ये देखो बातें आप अभी ना, बाद में अभी करिए सर। आलोक भाई अभी जी, जी। क्या है, ये कोरोना का माहौल है, अपन देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते ही जो भी कर नहीं सर, पाएंगे वो करेंगे। नहीं सर, चलिए फेसबुक पे सर, मैं ऑनलाइन नेक्स्ट सवाल ले रही हूँ। एक बिल्कुल बच्चे का बिल्कुल। सवाल है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर आप एक्टिंग के अतिरिक्त और क्या क्या चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, और दूसरा ये कि जब आप किसी कैरेक्टर को आत्मसात करते हैं तो उस वक्त आप क्या चीजें अपने अंदर लेते हैं, या किसी पात्र को प्रिपेयर करने के लिए आपकी तैयारी क्या रहती है? किसी पात्र को तैयार करने के लिए कुछ नहीं, पहले उसकी मानसिकता को पढ़ना पड़ता है। जो बार बार लाइंस पढ़ो तो एक कैरेक्टर की, अगर गीतांजलि के बारे में बार बार पढ़ोगे 4 जी, पन्ने, तो गीतांजलि कैसा सोचती हैं, गीतांजलि कैसे चलती होगी, गीतांजलि कैसे करती है, फिजिकल आउटफिट सबके दिमाग में बन जाता है। जी, फिर उसका एक मेंटल आउटफिट, उसी जब फिजिकल आउटफिट से जाते हैं तो मेंटल आउटफिट बन जाता है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों को जब मिला लेते हैं तो बोलते हैं मन और तन मिल जाता है। अपन मेंटल का शब्द दूसरा समझते हैं, एक्चुअली मेंटल जो है वो शब्द वो मेंटल हो गया है। जी, ये बहुत एक शब्द गलत है, जो इसकी साउंड गलत कर दी गई। जी, अदरवाइज जो बोलते हैं कि तन और मन दोनों का जब सही कॉम्बिनेशन बैठने लगता है, लाइंस प्रॉपर जब आ जाती हैं, जी, तो एक मोहल्ले में मालिक से लेके और जो लोग सफाईबाज तक हैं उसमें 500 कैरेक्टर रहते हैं। फिर कोई न कोई, क्योंकि जब कोई भी नाटक पढ़ते हो या कोई फिल्म पढ़ते हो तो उनका किसी न किसी समाज से कोई न कोई लेना देना होता है, जो आपने कभी, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कि यार ये कैरेक्टर वैसा मिलता जुलता है। फिर उस कैरेक्टर को थोड़ा सा उसमें मिक्स करते हैं, लेकिन मसाले की तरह। एक कैरेक्टर बनाना मतलब किचन में मसाला बनाना एक जैसा होता है, और फिर उसको अपनी आत्मा से, अगर मैं इसको करता तो कैसे करता, और सिंपली उसमें कूद जाना है, उससे ज्यादा मेथड की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर काठमांडू से कोई ब्रिजेश जी है जो आपको नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार विजय जी। और हाँ, कौन सा नेपाल में हेलो स्वागत से। हाँ, मनोज हेलो। जी पूछिए जल्दी से। हाँ, मैं मनोज कुमार विसारिया ग्वालियर से। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार मनोज। हाँ। सर वैसे तो आपने इस हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतर फिल्में दी हैं, उसके बाद भी मैं एक आपकी फिल्म है खट्टा मीठा, तो वो फिल्म इतनी बेहतरीन है कि मैं उसे हजारों बार देख चुका हूँ। हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर मत जीना वैसा। हाँ, वो लेकिन रियल वो लाइफ मत जीना वो कैरेक्टर। इतना बेहतर कैरेक्टर आपका है सर, वो फिल्म कमाल की है सर, बहुत ज्यादा। वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर वैसा बनना नहीं है। नहीं सर आपका पहला नाटक कौन सा था? एक अगला सवाल है। पसंद आया वो। हाँ, आपका पहला नाटक कौन सा था? ये एक सवाल आया है। हमारा पहला नाटक था अंधेरे के खिलाफ, एक नुक्कड़ नाटक था। और उसके बाद में जो हमारा पहला ब्रेक नाटक, वो विभा दीदी के डायरेक्शन में था, जो भारत भवन से आई थी, और उन्होंने एक नाटक करवाया था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। वो हमारा समझिए ब्रेक है। वहां से फिर मैं लखनऊ फिर चला गया, वहां से फिर मैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अंधेरे खिलाफ, दीमक, पर्दाफाश, और ये हमारे सब कोरोनेशन आर्ट थिएटर के नाटक थे। और वहां पे आज जो शाहजहांपुर के हमारे सब रंगकर्मी जो हैं, 200-250 रंगकर्मी बड़े बहुत सीरियस और गंभीरता से काम कर रहे हैं, उसमें कई सारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके साथ में, सबके साथ में काम करने का सौभाग्य मिला, जिसमें जरीब मलिक आनंद जी हैं, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव हैं, शमीम आजाद हैं, और दिलीप आनंद हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी नहीं अभी हैं हम लोगों के साथ। लेकिन ये सब बहुत ही एक जिम्मेदार व्यक्तियों में है, जिन्होंने वहां शाहजहांपुर के रंगमंच को लीड किया है। वहां हमने नाटक किया पहला। जी सर आप एक्टर बनना चाहते थे या बन गए थे? एक जरूर कि पहला नाटक मुझे अंधेरे खिलाफ से पहले हमारा लास्ट 9th क्लास में एक नाटक था अंधा कानून, उसमें हमने मुख्य भूमिका की थी। वो हमारे गांव में हुआ था। गांव के पास एक विद्यालय था, कृषक समाज चरकी देवरी माध्यमिक विद्यालय पहरैया,
वहां पे हमारा पहला हुआ था, हमारे गांव से पास में था वो नाटक। जी। सर आप एक्टर बनना चाहते थे या एक्टर बन गए, और यदि आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? देखिए, एक्टर नहीं होते तो गांव के सबसे बड़े छोटू होते। ए छोटू बेटा चाय लेके आए इधर, ए बेटा देख ले ना, समोसे समोसे। बहुत बढ़िया, बहुत साफ दिल, बहुत साफ दिल। अच्छा बेटा देख रूप सज्जा करवा ले, और इधर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब ठीक हो गए। देख देख बेटा, ये अपना छोटू मस्त है, ये छोटू सब काम कर, छोटू है ना अपना, ये छोटू जी बेटा चला जा। सर इसीलिए आपको इतने लोग प्यार करते हैं। और वैसे कक्षा 3 से मैंने आपको बताया है कि मुझे लगता है कि मैं, वैसे आपको बताऊं, हमारे शाहजहांपुर में एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है जी। जो, जैसे ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, तो गन फैक्ट्री कानपुर में है, तो वैसे ही शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है जिसको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाता है। और उसमें उसका मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ, और हमारा पूरा बैच उसमें आज भी कार्यरत है। उसको वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अगर अभिनेता के साथ थिएटर और ये कुछ होता तो हो सकता है कि उसमें सर्विस कर रहा होता, लेकिन 10वीं पास करने के बाद हमें ये सौभाग्य मिल गया था कि हमने एक नौकरी तो पहले पक्की कर ली थी। जी। सर मैं यहाँ पर मेरे मंच की भूमिका के साथ साथ बाकी लोगों को भी देख रही हूँ। आप थोड़ा सा देखिए सर, आपके लैपटॉप में 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे आपको किस तरह से देखने के लिए बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे बात करें। ये प्रताप सिंह करके 2 है। लगी बात खत्म हो गई तुम्हारी? अरे क्या हाल है प्रताप? हेलो। जी असली प्यार और असली जायदाद सर आपकी यही है। नहीं, यही इनकी वजह से हम हैं, नहीं तो हमारी औकात क्या है। यही तो बच्चों ने ही तो, अब मैं पूरे विश्व के इन बच्चों के माध्यम से पूरे विश्व के बच्चों को नमन करता हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा, बच्चों ने एक बार, हमारी छोटी सी बेटी है, आपको मैं एक बच्चे का किस्सा सुनाता हूँ कि हमारी छोटी वाली बेटी है तो हमारा, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट वगैरह में काफी हॉस्टल लाइफ में रहे, तो बच्चे हमने बड़े होते हुए अपने घर में नहीं देखे थे। तो जब हमारी छोटी वाली बच्ची 1 साल की हुई, तो जैसे वो गिर रही थी, तो मुझे जैसे वो चाणक्य साहब को खिचड़ी का वो मिला था कि खिचड़ी हमेशा किनारे से खानी चाहिए, बीच में उंगली डाल दोगे तो उंगली जल जाती है, खिचड़ी भी गर्म रहती है। तो जब वो बच्ची बार बार गिर रही थी, चिढ़ रही थी, लेकिन खड़ा होना नहीं भूल रही थी, मैं उसी दिन बच्चा हो गया। मैंने कहा कि जिंदगी में अगर खड़ा होना सीखे तो इस बच्ची सीखे जो 1000 बार गिर रही है लेकिन खड़ा होना नहीं छोड़ रही है। तो मैं तो अपने सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ों से तो सीखा है, उसमें जयंत भाई भी नहीं आते हैं, प्रतिभा दीदी भी नहीं आती हैं, सब ये कनन भाई भी नहीं आते हैं, तो ये बहुत महान कलाकार हैं। इन्होंने पूरा जीवन अपना कला को समर्पित किया है, और इन्होंने सिनेमा से लेके टीवी से लेके ये सब बड़े, लेकिन एक चीज जरूर सीखी है कि राज्यपाल की पाठशाला की अगर एक लाइन जरूर याद रखे मेरे छोटे बच्चों, मेरी देवियों, कि अगर जिंदगी में माथे का, जीत का तिलक माथे पे लगाना चाहते हो, अगर जिंदगी में जीत का तिलक माथे पर लगाना चाहते हो, तो अपने गले को हार के हार से सजाकर रखो। जितने हार के हार पहनोगे लेकिन गले से ऊपर मत आने देना, तो उन्हीं में से जीत के तिलक लगते रहेंगे, लेकिन हार को गले में जरूर पहन के रखना। जिसने हार का सामना नहीं किया वो जीती। हाय सर। नमस्ते सर। हाय। नमस्ते। कैसे हो राजपाल? डायलॉग बोलिए ना। कौन सा डायलॉग बोले सर? वो वाला बोलिए। नहीं, ये क्लास का मामला है, ये इस तरह से बातें ना करें। डायलॉग बोलने के लिए थोड़ी ना बुलाया हम लोग। अरे डायलॉग का मंदिर का, अरे घंटा समझ के रखा है कि इधर बोलिए, उधर मेरा मंच पे भी बोलिए, उधर डायलॉग। अरे नहीं। थैंक यू। जब तक तन में सांस है तब तक डालो। नमस्ते बेटा। हेलो। हमको एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। कि बाकी के जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं और
एक्टिंग में आ जाते हैं। ये आपने नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल गलत फहमी है। जो एक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा थ्री डायमेंशनल पढ़ाई करते हैं, और एक्टिंग के लिए कोई माफी नहीं है। एक्टिंग में प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, प्रॉपर जनरल नॉलेज होना चाहिए। आपको 5000 साल पीछे का, 5000 साल आगे का सोचने का, और 5000 साल जो पीछे बीता है उसको याद करने का, सब कुछ करना पड़ता है। ये जो लोग बोलते हैं कि एक्टर को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आज अगर बच्चन साहब से लेके, आज जब ये आपने जयंत भाई से लेके, ये प्रतिमा दीदी लेके, इन्होंने बहुत सबने पढ़ा भी है और ये कढ़े भी हैं, तभी आगे बढ़े हैं। बगैर पढ़ाई कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है बेटा, जिसमें आप बोलो कि आप अगर आपको एक आध काम मिल सकता है, लेकिन आपको जिंदगी की दहली फील्ड में लड़ने के लिए, टॉप 11 खिलाड़ियों में खड़े होने के लिए, फील्डिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी। राजपाल अंकल भी पढ़े लिखे हैं, चिंता मत करो। सर, आपने भोपाल में कोई कॉमेडी प्ले किया है क्या? एक का क्वेश्चन आया है अमन श्रीवास्तव का, भोपाल से। उनका कहना है अभी एक बहुत 3-4 साल से एक नाटक खोज रहा था कि जो पीछे सुना ना हो और पीछे किया ना हो, जिसका कभी ना इंस्टीट्यूट में ना कहीं पे। तो ऐसा एक नाटक, तो एक निलय उपाध्याय जी हैं जिन्होंने लिखा है रावण, और एक कलाकार की भूमिका है, तो वो सोलो है, वो मैं तैयार कर रहा हूँ। वो भोपाल में कर रही हूँ, 15 शो उसके रखे हैं। तो उसमें 3 शो मुंबई, 3 शो दिल्ली, 3 शो लखनऊ, 3 शो शाहजहांपुर, और एक भोपाल, और एक पटना, और एक जयपुर। ये 15 शो पहले उसके, एक ग्वालियर भी कर लेंगे, ग्वालियर भी। लेकिन पहले वो रावण जो है, वो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से मैंने कॉमर्शियल ऑडियंस के लिए नाटक तो हमेशा सातों समंदर में मैं हमेशा करता रहा। ऑस्ट्रेलिया भी नाटक 2 बार गया, यूएसए भी 2-3 बार गया, और कनाडा, लंदन, हर जगह, इंग्लैंड में कहीं भी कोई जगह नहीं है जहां नाटक ना किया हो। लेकिन चूंकि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, तो मैं एक नाटक ऐसा चुनना चाहता था जो देश के थिएटर के लोगों को, जो थिएटर की अपनी एक क्लास ऑडियंस होती है, उनको समर्पित कर सकूं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से रावण मिल गया है, और ये आप लोगों को ही समर्पित है। जहां बताएंगे उसका शो करने आ जाएंगे। थैंक यू सर। सर, हमारे पास 3.5 मिनट सर, मैं रमन बोल रहा हूँ जी। हेलो मैम। सर मैं रमन बोल रहा हूँ त्रिपुरा से। रमन भाई बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हालांकि हम सभी को पता है कि आप कितने बड़े कॉमेडियन हैं, आप अच्छा कॉमेडी करते हैं, और हम सभी को ये भी पता है कि कॉमेडी करना कितना मुश्किल है। तो अगर हमें भी कॉमेडी करना है तो हमको खुद में क्या चेंजेस लाना है, कहाँ से शुरू करना है, अगर आप बोल देते। मैं खाली देखिए, कॉमेडी और जो आपको बताया कि 9 रस आपकी बॉडी के हिस्सा है। कॉमेडी ना की जाती है, ना कॉमेडी के लिए कोई थ्योरी है। कॉमेडी से पहले आपको अपने अंदर जीना आ जाए, आपको कॉमेडी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि देखिए, केले के छिलके से फिसल के गिरोगे और मुंह नहीं फूटा तो कॉमेडी है, मुंह फूट गया तो ट्रेजेडी है। तो ये कतई मत सोचो अंदर कि आपके अंदर कॉमेडी है कि नहीं। आप अपने आप को जीना शुरू कर दो। राजपाल यादव को कॉमेडी नहीं मालूम, वो अलग बात है, ऑडियंस अपने तरीके से, क्योंकि परंपरा में ये कॉमेडी करता है कॉमेडियन, या ये ट्रेजेडियन, या ये आज पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट अब गॉड हो चुका है, और उसमें हम सब काम करने, चाहे बैकग्राउंड के लोग हो, चाहे फोरग्राउंड के लोग हैं, वी आर ऑल वर्कर्स। सिर्फ ये मान के चलो कि हम ना कॉमेडी करने जा रहे हैं, ना हम कोई ट्रेजेडी करने जा रहे हैं। हम एक नाटक को, एंटरटेनमेंट के हम पुजारी, हम एक नाटक को जीने जा रहे हैं, एक चरित्र के माध्यम से। और उसमें आप अपने आप को जीने की जो आपकी रियलिटी है, उसको आप धीरे धीरे कतई लाइव कर लो। फिर जो जियोगे तो वो हमेशा आपके अंदर से सही टाइमिंग का ही निकलेगा। क्योंकि वो कॉमेडी करने के चक्कर में हम अपनी बॉडी बैलेंस भूल जाते हैं। कोई भी जानवर होता है ना, हम अपनी बॉडी बैलेंस, हम अपनी आदतों को जीना सीख लें, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो निर्देशक की अर्थवत्ता होगी। और अर्थवत्ता और आपकी अर्थवत्ता दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो रेलगाड़ी चलती है। बस ये सर, मैं
माफी चाहूंगी क्योंकि मैं समय से बंधी हूँ। हमारे बीच में बबली दीदी है, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, और इसको हम यहीं सेशन को खत्म करेंगे। और आभार प्रदर्शन के लिए मैं जयंत सर को कहना चाहूंगी कि जयंत सर और काशीकर सर आभार प्रदर्शन करें। और सर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत हेलो राजपाल, हेलो राजपाल जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत देर से सुन रही हूँ, मैंने कहा बीच में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और जैसे थे वैसे की बिल्कुल वैसे ही है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है, पता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। यू टू, आप भी। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैं राजपाल जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको कि मैं अगर कोई ऐसी बात बोला हूँ जिसमें कोई ऐसी, तो उसमें विनम्रता समझ के माफ कर दीजिएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जयंता, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा मंच की ओर से विशेष धन्यवाद, आप आए अपने समय। जी जी, हम जल्दी सर को मेरा मंच पे लाइव देखेंगे। थैंक यू। Thank you. God bless you. Love you all. Love you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rajpal sir. आपका बहुत बहुत आभार। Thank you. Thank you. Thank you, Raman. Thank you, Alok bhai. Thank you, सब।